मोटिवेशन एक मैनेजर के, एक एडमिनिस्ट्रेटर के हाथ में बहुत बड़ा वेपन होता है। अगर उसको वो प्रॉपरली यूज करे तो वो उससे बहुत फायदे ले सकता है। ठीक है, एक शेर है ना कि जहां राम होता है मीठी ज़बां से, मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज्यादा। इंसान अच्छे अखलाक से, अच्छी बात से और मोटिवेट करके, इनकरेज करके आप उससे बहुत फायदा ले सकते हैं। और इंसान शौक शौक के अंदर ना बड़े मुश्किल काम भी कर जाता है। ये फन जिसको आता है, जिस टीचर को आता है, पेरेंट्स को आता है, या आपके ऑफिसर्स को या डायरेक्टर को आता है, तो वो अपने स्टाफ से बहुत जबरदस्त काम ले सकता है। और इसमें कॉन्फ्लिक्ट और कंट्राडिक्शन जो है उसको अवॉइड किया जा सकता है। ठीक है, तो पहला ये देखिए कि व्हाट इज मोटिवेशन। मोटिवेशन इज जनरली डिफाइंड एज द फोर्स that compels that compels us to action। ये एक ऐसी ताकत है जो हमें काम की तरफ आमादा करती है। It drives us to the work hard and pushes us to succeed। कि ये हमें मुश्किल काम की तरफ धकेलती है, यानी मोटिवेट करती है, इनकरेज करती है, और जो अल्टीमेटली हमारी कामयाबी का बाइस होता है। मोटिवेशन इन्फ्लुएंस our behavior and our ability to accomplish goals। मोटिवेशन वो असर है जो हमारे बिहेवियर को और हमारी सलाहियतों को निखारती है, मुकम्मल करती है, ताकि हम अपने मकासद हासिल कर सकें। अब ये देखिए कितना जबरदस्त एक रोल है। ठीक है, क्या अच्छा कप्तान, अच्छा मैनेजर, अच्छा डायरेक्टर वो शख्स होता है जो अपनी टीम को बैकअप करे, अच्छे बुरे वक्त के अंदर उनके साथ ठहरे। किसी से अच्छा काम हो जाए तो उसको कहे वेरी वेल डन यार, कमाल कर दिया। और जिससे अगर बुरा काम भी हो तो यार डजंट मैटर, इट हैपेंस, काम में ये होता है, कोई बात नहीं। जहां अच्छा होता है इंसान के साथ पॉजिटिव, वहां हो जाती है नेगेटिव भी, कोई बात। तो ये उसका जो है ना बात का उसका किरदार है, वो अल्टीमेटली जो है आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर इफेक्ट करता है। अब एक शख्स एक गलती करता है, ठीक है ना, आप उसको मजीद स्नब कर देते हैं, तो उसका जो आपने पर्सनैलिटी है ना उसको बिल्कुल डाउन टू अर्थ कर दिया। वो बिल्कुल ही बेचारा अपनी उसमें शर्मिंदगी महसूस करेगा। ठीक है, तो यही चीज है कि एक अच्छे मैनेजर का, एक अच्छे कप्तान का, एक अच्छे जो है मैनेजर का इम्पोर्टेंट रोल ये क्या होता है कि वो हार्डशिप में भी अपनी टीम को मॉडलाइज करता है। ठीक है, उनको बैकअप करता है, उनको इंकरेजमेंट देता है, उनको मोटिवेट करता है, और बुरे वक्त में भी उनका हौसला बढ़ाता है। ठीक है, मोटिवेशन इज अ ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द बिहेवियर। और जो मोटिवेशन है आपके किरदार के पीछे होती है। दिस इज द की टू अंडरस्टैंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस। अब ये देखें, इससे आपको अंदाजा होगा कि ये किसी भी काम के लिए, बिजनेस से मुराद कारोबार नहीं है, इससे मुराद वर्क है, टास्क है, असाइनमेंट है। ये इससे आपको अंदाजा होगा कि ये मोटिवेशन जो है किसी काम को समझने के लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है। एज मैनेजर ऑनर वी नीड टू ड्राइव बिहेवियर ऑफ आवर एम्प्लॉयज। हमें, अगर हम मैनेजर हैं या किसी फैक्ट्री के मालिक हैं, तो सबसे ज्यादा चीज जो हमें फायदा देती है वो हमारे अपने एम्प्लॉयज का बिहेवियर होता है। अंडरस्टैंडिंग व्हाट देयर मोटिवेशन इज एंड हाउ टू टैप इट इनटू इट। तो उसको पता होना चाहिए कि ये लोग किस चीज से मोटिवेट होते हैं और वो किस तरीके से उनको कहते हैं कि शाबाश दे के आप उनसे मजीद काम ले सकते हैं। अब ये देखें कि किसी शख्स ने एक बहुत अच्छा काम किया, उसकी अप्रिसिएशन क्या है कि आप उसको अपने ऑफिस में बुलाएं और उसको अप्रिशिएट करें कि यार जबरदस्त, आपने बहुत जबरदस्त काम किया है और मैं बड़ा खुश हूँ आपकी। और फिर अपनी खुशी का इजहार यह है कि आप उसकी ACR अच्छी लिखें, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है ना। अच्छा, तो मैं आज आपको मोटिवेशन के हवाले से बता रहा था। तो मैंने जैसे बताया आपको कि मोटिवेशन क्या होती है और उससे क्या क्या आपको फायदा होता है। थर्ड इसकी पॉइंट के ऊपर हम थे
کہ ایز مینیجر اونرس نیڈ ٹو ڈرائیو بیہیویئر آف آور امپلائیز، کہ ایک اچھا مینیجر یا کسی فرم کا آنر اپنے امپلائیز سے زیادہ کام کس طرح لے سکتا ہے، کہ انڈرسٹینڈنگ وٹ دیئر موٹیویشن، کہ اس کو پتا ہو کہ یہ کس چیز سے موٹیویٹ ہوتے ہیں، اینڈ ہاؤ ٹو ٹیپ انٹو اٹ، کہ ان کو کس طریقے سے ان کو تھپتھپی دے کے ان کو جو ہے اوبلائج کر کے وہ کس طریقے سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی مینیجریل سکلز کے اندر آتی ہیں، ایڈمنسٹریشن کی سکلز کے اندر آتی ہیں، کہ آپ نے لوگوں سے کس طرح ٹائپس آف موٹیویشن. موٹیویشن کی جو بڑی بڑی ٹائپس ہیں وہ کون سی چیزوں سے لوگ موٹیویٹ ہوتے ہیں. تو نمبر ایک ہے سیلری. ٹھیک ہے، کہ اگر آپ لوگوں کو اچھی تنخواہ دیں گے تو آٹومیٹکلی ان کے اندر کام کرنے کا جذبہ بڑھ جائے گا. ٹھیک ہے، یہی آپ دیکھیں کہ کئی کی سیلری بہت اچھی ہے، وہاں سٹاف جو ہے وہ لیٹ تک کام کرتا ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جتنا ہم یہاں کام کریں گے اتنا زیادہ ہمیں اس کا ریوارڈ ملے گا. تو سیلری ایک ایسا ویپن، ایک ایسا ایڈمنسٹریٹو اس کے ہاتھ میں ایک چیز ہے کہ جس کی مدد سے وہ لوگوں کو موٹیویٹ کر کے اور اس کو بہتر کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد دیکھیں دوسری چیز ہے بونس، کہ بعض اچھی کمپنیاں اور ایون گورنمنٹ ادارے سال میں ایک جو ہے وہ بونس دیتے ہیں، یا بعض اوقات زیادہ بھی دے دیتے ہیں. اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنا، کیونکہ ان کی فائنینشیل جو اس سے ضروریات ہیں وہ کافی حد تک پوری ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو جو ادارے بونس دیتے ہیں، جو مینیجر جو ڈائریکٹر بونس اپنے سٹاف کو دیتے ہیں، تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر کام کرنے کی لگن اور جذبہ بڑھ جاتا ہے. کیا سمجھ نہیں آیا؟ شوکت علی خان، عروج، ہاں کیا کیا نہیں اس میں آیا؟ ذرا کوشچن مجھے لکھ دیں. تو میں آواز نہیں آ رہی یا سمجھ نہیں آ رہی؟ یہ مجھے ذرا بتا دیں. خاص طور پہ اس نے عروج نے جو مجھ سے کوشچن کیا. سمجھ آ رہی ہے تو عروج کو کیا نہیں آیا؟ سر نہیں آیا؟ کون سا سر نہیں آیا؟ اچھا، تو میں یہ آپ سے بات کر رہا تھا کہ دیکھیں جو موٹیویشن کی بڑی بڑی ٹائپ ہے اس میں پہلی ہے سیلری، دوسری ہے بونس، تیسرا ہے آرگنائزڈ ایکٹیویٹیز. کہ اگر ایک شخص سے کوئی کام نہیں ہوتا تو آپ اس کو ہیلپ کریں، اور کئی لوگ مل کر وہ کام کمپلیٹ کرنے کے لیے اس کو ہیلپ دیں، اس کو آپ نا مل کر اس کو موٹیویٹ کریں. ٹھیک ہے، اور مل کر اس کا کام، باقی ایک آدمی جو ہے نا بار بار کوشش کرتا ہے، اگر اس سے کوئی اسائنمنٹ کمپلیٹ نہیں ہو رہی تو آرگنائزڈ ایکٹیویٹیز کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو اس کے ساتھ لگا دیں کہ جی آپ ان کے ساتھ ملیں اور اس کو کمپلیٹ کر دیں. یہ ایک گڈ جیسچر ہوتا ہے، یا افسر خود اس کے ساتھ مل کر وہ کام کر لیں تو اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے. پھر کیا ہے جی؟ آرگنائزڈ پروموشن اور گریڈس. جیسے میں نے بات کی تھی کہ اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو آپ اس کو پروموشن دیں، اگر اس کا گریڈ بہتر ہو سکتا ہے تو اس کی نیکسٹ گریڈ میں اس کو بھیج دیں. تو بات یہ ہے کہ یہ وہ بینیفٹس ہیں جس کے اوپر ایک شخص جو ہے نا خوش ہو کے کام کی طرف مائل ہوتا ہے. اگر یہ سارے چاروں حربے استعمال کرنے کے باوجود کوئی شخص کام نہیں کرتا تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ پنشمنٹ، لے آفس، کہ اس کو فارغ کریں. پہلے تو اس کو وارننگ دیں، اس کے خلاف انکوائری کریں، اور اس کی بیس کے اوپر پھر بھی اگر اس کی اصلاح نہیں ہوتی تو پھر آپ اس کو کہیں گے جی جائیں آپ کسی اور ادارے کے اندر جا کے قسمت آزمائیں اور ہمارا وقت ضائع نہ کریں، ہمارے ادارے کو نقصان نہ پہنچائیں. انف از انف. تو یہ پنشمنٹ جو ہے وہ آخری حربے کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. یہ ایسے لوگوں کے لیے ہوتا ہے کہ جن کو آپ جیسے مرضی موٹیویٹ کر لیں وہ کام کرتے ہی نہیں ہیں. تو یہ پنشمنٹ کا جو قانون ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ باتوں کی بات کسی چیز کو نہیں سمجھتے، اور آخری کار وہ جو ہے اس اپنی جاب سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، نکل جاتے ہیں اور پھر پریشانی کا سامنا کرتے ہیں. اس کے بعد کیا ہے؟ میرے زبان پہ اس وقت پروناؤنس نہیں ہو رہا، کہ موٹیویشن کی جو ہے نا اور کون کون سی چیزیں ہیں؟ لرننگ اینڈ گروتھ اپرچونیٹیز، کہ جو آپ کو موٹیویٹ کرتی ہیں
काम की तरफ, उनमें सबसे पहली चीज है लर्निंग एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, कि आप किसी ऐसे इदारे में काम करें कि जहां आपको पता है कि मुझे सीखने का मौका भी मिलेगा और नेक्स्ट मेरी इसमें प्रमोशन भी होगी, यानी ग्रोथ भी होगी। ठीक है ना। कई इदारों का सर्विस स्ट्रक्चर इतना होता है कि वहां पे आप एक छोटे स्केल के ऊपर भी अपॉइंट होते हैं तो आप मैक्सिमम स्केल के ऊपर जाके रिटायर होते हैं। तो वो क्या होता है कि बेसिकली उसका सर्विस स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है, और ये चीज जो है मोटिवेट करती है आपको कि आप उस इदारे को ज्यादा से ज्यादा अच्छे के लिए सर्व करें ताकि मैक्सिमम बेनिफिट्स आप वहां से उठा सकें। अब इसमें कुछ थ्योरीज है जिसमें साइकोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ये कुछ थ्योरीज दी हैं। इसके ऊपर मेरा एक पेपर भी पब्लिश हुआ है, जॉब सेटिस्फेक्शन थ्योरीज इन द फील्ड ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान की लाइब्रेरियों में भी लोग जो है ना अक्सर काम नहीं करते। ठीक है। और उसके ऊपर मैंने फिर ये काम किया है कि कौन कौन सी चीजें हैं, किस तरीके से हम उनको मोटिवेट कर सकते हैं। तो ये पेपर मेरा सबमिटेड है, इंशाल्लाह कुछ ऐसे के अंदर पब्लिश हो जाएगा इंटरनेशनल जर्नल में। उसमें मैंने ये तमाम चीजें ये बताई हैं कि मोटिवेशनल एंड जॉब सेटिस्फेक्शन थ्योरीज कौन कौन सी हैं, और उस उन थ्योरीज को, मेजर थ्योरीज को हम किस तरीके से इन द फील्ड ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस मोटिवेट कर सकते हैं। इसके फायदे क्या थे, क्या होंगे, और इसके नुकसान क्या थे। तो काफ़ी माशाल्लाह कॉम्प्रिहेंसिव पेपर है, और उसमें हम जो है उसमें तमाम चीज़ें तकरीबन ये जो जॉब के हवाले से है ना, जॉब सेटिस्फेक्शन थ्योरीज और मोटिवेशनल थ्योरीज, ये तकरीबन सारी मैंने बहुत डिटेल के साथ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस मैंने डिस्कस की है। और इसमें दोनों किस्म के जो प्रैक्टिशनर्स हैं और एकेडेमियंस हैं, दोनों किस्म के मसाइल को सामने रखा है, और उनको हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, किस तरीके से उनके अंदर बेहतरी ला सकते हैं, ये इन थ्योरीज की रोशनी के अंदर मैंने उस पेपर के अंदर ये डिस्कशन की है। तो इंशाल्लाह जैसे ही वो मेरे ख्याल पब्लिश होता है तो वो मैं आपको बता भी दूंगा, ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा, तो आप वो रिसर्च पेपर भी ज़रूर पढ़िएगा। उससे आपको पता चलेगा कि मज़ीद क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट साइकोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। इसके अंदर जो है ना, पहली जो थ्योरी है वो है टू फैक्टर थ्योरी। ये थ्योरी क्या है, ये थ्योरी जो है ना एक जो जो साइकोलॉजिस्ट थे फेडरिक, उसने 1950s के अंदर दी थी। तो हर्सबर्ग ने जो है वो दो फैक्टर को उन्होंने बताया कि जो सेटिस्फेक्शन के लिए अहम किरदार अदा करते हैं। पहला फैक्टर क्या है कि चैलेंजिंग वर्क, और नंबर टू पे एंड बेनिफिट्स सुपरविजन। देखिए पहली चीज ये है कि कई लोग ना चैलेंज लेके काम करने को पसंद करते हैं। मुश्किल काम हो ना, कई लोगों की आदत होती है कि मुश्किल काम में, या कहते हैं ना प्रेशर प्रेशर सिचुएशन के अंदर उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है। और शायद मैं अपने आप को एवेल्युएट करता हूँ कि मेरी भी शायद ये नेचर है कि मुझे मुश्किल काम करना और जो एक टफ असाइनमेंट्स है ना, मैं एज ए चैलेंज लेता हूँ उसको। ये एक एक है, हर बंदे की अपनी अप्रोच होती है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आसान काम को प्रेफर करते हैं। चैलेंजिंग वर्क जो होता है वो ये होता है कि आप कोई अपने एक चैलेंज लेते हैं और चैलेंज लेने के बाद उस वर्क को परफॉर्म करते हैं, तो ऐसी परफॉर्मेंस को हम कहते हैं चैलेंजिंग वर्क के हवाले से परफॉर्मेंस। दूसरी चीज ये है कि पे एंड बेनिफिट सुपरविजन, कि कई लोगों को ये होता है कि उनको अगर आप अच्छी सैलरी दें, उनको तनख्वाह अच्छी दे दें और साथ उनकी बेनिफिट्स भी दें, और जो उनकी चीज़ें हमने कमेंट की थी एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, अगर उनको हम प्रॉपरली तौर पे मेंटेन करें तो लोग उससे खुश होते हैं। जरा एक ठीक है जी। पहली तो ये मैंने आपको बताया कि दूसरी है पे एंड बेनिफिट्स सुपरविजन, कि उनको जिस टर्म एंड कंडीशन पे हमने रखा था उसके मुताबिक उनका हम ख्याल रखें, तो उससे भी लोग जो है मोटिवेट होते हैं कि ये इदारा जो है मेरे बेनिफिट्स के बारे में, मेरे जो इसमें बाकी इश्यूज हैं उसके साथ वो बहुत ज़्यादा अटैच है। मैस्लो हायरार्किकल नीड्स ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स, एक और एक्सपर्ट है, उन्होंने कहा कि इंसान की जो है ना कुछ बुनियादी ज़रूरतें हैं
जिनमें से 3 देखें, एक पिरामिड्स उसने बताई कि सबसे पहले तो है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कि हर शख्स चाहता है, इंसान की फितरत है कि वो उसको जो है वैल्यू दी जाए, उसकी जो इज्जत नफ्स है या उसकी जो मौजूदगी है उसको महसूस किया जाए। ठीक है, अब इंसान बेवकूफ़ है कि उसको है ना, वो इंसान की एक बुनियादी ज़रूरत है जिसकी वजह से उसको सेटिस्फेक्शन नहीं होती। इसमें क्या है कि इंटेलेक्चुअल नीड्स है, फुलफिलिंग पोटेंशियल है, अचीविंग टारगेट्स है, कि ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि जो इंसान अगर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना चाहे, तो एक तो ये है कि वो अपनी ज़हानत और अपनी ज़रूरत से इदारे को कायल करे। दूसरा क्या है कि उसके अंदर जो है ना फुलफिलिंग पोटेंशियल, जिस काम के लिए उसको रखा गया है ना, तो वो वाकई साबित करे कि मैं इसका अहल हूँ। और तीसरी क्या है कि जब उसको कोई काम दिया जाए तो वो उस काम को जिम्मेदारी के साथ मुकम्मल करे। ठीक है? दूसरी चीज है एस्टीम। एस्टीम क्या होती है कि हर शख्स की इज्जत नफ्स होती है। देखिए, कोई अगर अफसर है या कोई चीज है, उसको कोई हक नहीं पहुंचता कि किसी को एब्यूज करे या हार्श लैंग्वेज यूज करे या उसको स्नब करे बेजा। जहां उसने गलती की है, जहां पे उसकी जो है वो बनती है, वहां तो स्नब करना चाहिए, अगर नहीं करता तो ये भी गलत करता है, लेकिन अनड्यू ना करे। कई लोगों को होता है ना कि अपने मुलाजमीन को, अपने जूनियर्स को डांटते रहते हैं, दफा हो जाओ, ये कर लो, वो कर लो। ये चीज भी ना इज्जत नफ्स को मुतासिर करती है। और कहते हैं इज्जत नफ्स इंसान की अगर हो ना, तो अफसर इज्जत ही देना शुरू करते, तो दूसरा बंदा वैसे ही उसको कहता है कि यार देखो कितना अच्छा इंसान है कि वो जूनियर होने के बावजूद मुझे इज्जत देता है, मुझे बिठाता है, मुझे चाय का पूछता है और मेरी बात को सुनता है। ये चीज ना एक अफसर के अंदर एक अच्छी क्वालिटी की होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उसका नाजायज फायदा उठाते हैं, वो बदतमीजी करते हैं, मिसबिहेव करते हैं या लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने की कोशिश करते हैं। तो ये होती है एस्टीम कि आपकी इज्जत नफ्स। तो पहला मेरा पॉइंट बता रहा था कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कि उसकी शख्सियत को आप महसूस करें, उसको एहसास दिलाएं, और एक शख्स अपनी शख्सियत का खुद से एहसास दिला सकता है। दूसरी क्या है एस्टीम, कि आप उसकी इज्जत नफ्स का ख्याल रखें। और तीसरी चीज है सोशल। सोशल के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं? अरस्तु ने कहा था ना, एरिस्टोटल ने, कि मैन इज अ सोशल एनिमल। ठीक है, अ मैन इज अ सोशल एनिमल। सोशल एनिमल क्या होता है कि उसकी फीलिंग्स हैं, उसकी वांटेड है, उसकी सेंस है, ठीक है, उसकी फैमिली है, उसके रिलेटिव्स हैं, उसकी ये सोशल रिक्वायरमेंट है। और ये सोशल रिक्वायरमेंट जो होती है ना बंदे को, वो बहुत सारी चीजें डिमांड कर रही होती है। खुशी है, गमी है, मौत है, जिंदगी है, ये तमाम चीजें जो है ना वो मैटर करती हैं। आप इनको वैल्यू दें, उसकी बात सुने और इसके हवाले से उसको आसानियां पैदा करें। अब एक शख्स है, वो कहते हैं कि जी मुझे बच्चों को स्कूल छोड़ना है या लेना है। ठीक है, गवर्नमेंट के अंदर कहीं ये प्रोविजन नहीं है, लेकिन एक अच्छे मैनेजर को, एक अच्छे डायरेक्टर को चाहिए कि उसको फैसिलिटेट कर दे कि चल चलो कोई बात नहीं, तुम जाओ, बच्चों को छोड़ के फिर ऑफिस आ जाया करो, और जो बच्चों को वापस घर छोड़ के स्कूल से फिर आप आ जाओ। और आप ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं ना, उससे आप एक्स्ट्रा 1 आध घंटा काम ले लें। तो लोग फिर इसके ऊपर एग्री कर जाते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ ना एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि लोग जो है ना बेनिफिट तो ले लेते हैं, और उसके रिप्लाई के अंदर ना फिर वो अपना हक समझ लेते हैं कि नहीं जी ये तो मेरा हक है, आपने मेरे ऊपर कौन सा एहसान किया है। तो ये एक लिहाज से ना हक नहीं होता, ये एडजस्टमेंट होती है, एक कंपनसेशन होती है। कंपनसेट किया आपने उसको, उसको फैसिलिटेट किया, ये चीजें तो उसमें आती है ना। उसके बाद क्या है कि हाउ थ्रोन इफेक्ट, a tendency for some people to work harder and perform better when they were being observed by researchers। कि कई लोग ये हैं कि उनके ऊपर अगर आप अपनी नजर रखें तो वो बेहतर परफॉर्म करते हैं। इसकी तो देखिए एग्जाम्पल ऐसी है कि मैं इस डिपार्टमेंट में आके ना, लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रहे थे मेरे साथ, तो मैंने यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगा दिए। अब उसको कहा है कि हर बंदा जब आके वो कहता है वो सर कैमरे में देख रहे हैं, वो सर के सामने वो आपकी वो जा रही है, तो ऑटोमेटिकली उनकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो गई। क्यों? कि वो लोग हैं जो कि अंडर ऑब्जर्वेशन, अंडर जो है उनको सुपरवाइज किया जाए,
तो वो बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन जो वर्कर होते हैं ना, उनको ऑब्जर्व करने की जरूरत नहीं, वो ऑटो पे लगे होते हैं और अपना काम कर ही रहे होते हैं। उनको चाहे कोई देखे या ना देखे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। उसके बाद देखें कि एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी क्या होती है कि कई लोगों की तवक्कुआत बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। वो ये कहते हैं कि जी हम कोई भी काम करें तो हमें उसका फौरी तौर पे जो है ना फायदा मिलना चाहिए। अब ये थ्योरी जो है ना वो तीन किस्म के एलिमेंट्स पे है। फर्स्ट क्या है? एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेंसी क्या है कि द बिलीफ दैट योर एफर्ट विल रिजल्ट इन योर डिजायर्ड गोल, कि जो हमने किया या जो हमने ख्वाहिश की वो हमें मिल जाएगा। दूसरी चीज क्या है? इंस्ट्रूमेंटली, कि द बिलीफ दैट यू विल रिसीव अ रिवॉर्ड इफ यू मीट परफॉर्मेंस एक्सेप्शंस, कि आपको जो है ना उसका रिवॉर्ड मिलेगा और आपको क्या है कि उससे आपकी परफॉर्मेंस एक्सेप्शन होगी, यानी आपको कम काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये उसके अंदर यानी थ्योरी है। एक शख्स ये कहता है कि जो मैं करूं उसको अप्रिशिएट किया जाए। यानी मैंने देखा है, बल्कि कई लोगों की होती है कि वो जैसे हमारे एपीएस है, एपीएस है, वो लेटर टाइप या स्टेनो टाइपिस्ट है या असिस्टेंट है, तो वो क्या करते हैं कि जब लेटर लेकर आते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि सर इसको अप्रिशिएट करें कि जी वाकई क्या जबरदस्त काम किया है। तो वो इस पे खुश होते हैं। देखिए वाकई करना चाहिए कि अगर अच्छा लेटर लेकर आए हैं, उसके अंदर बहुत कम मिस्टेक्स हैं, तो आप उसको अप्रिशिएट करें कि जी वाकई अच्छा है आपका काम। तो लेकिन अगर वो गलत करके आते हैं तो फिर ये नहीं कि गलत काम को भी अप्रिशिएट करें, कि बल्कि उनको कहें कि यार इसको ठीक करें, ठीक है। तो ये एक इंसान की, मैंने कहा ना कि एक नेचर है कि जब उसको अप्रिसिएशन भी मिलनी चाहिए। और कई लोगों की एक्सपेक्टेशन जो है ना वो बहुत ज्यादा है कि हमें है सारे बेनिफिट मिलने चाहिए, जो हम काम करें उसकी शाबाशी हमें मिलनी चाहिए। और तो ये वाली चीज हर वक्त पॉसिबल नहीं होता। हाँ, मोटिवेटिंग का भी बताइएगा, मोटिवेशन और मोटिवेटिंग। देखिए मोटिवेशन जो है ना एक ये है कि आप इनकरेजमेंट में कह लें, और मोटिवेटिंग मोटिवेटिंग भी ये है कि किसी को इनकरेज करना। इसमें तो मेरा ख्याल है कि आप क्या कंफ्यूजन है, मैं क्वेश्चन आपका समझा नहीं। सैयदा जवेरिया बुखारी, मुझे जरा थोड़ा सा क्वेश्चन मजीद एक्सप्लेन कर दें ताकि। हाँ, गुड। स्टडी गाइड में ये देखें, इस तरीके से मैं आपको बताऊं कि मोटिवेटिंग का मतलब ये है कि ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आपको पता है कि आईएनजी किसी भी वर्क के साथ लगता है वो उसकी कंटिन्यूएशन को जाहिर करता है, ठीक है ना। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तो उसे उसमें वर्क के साथ आप आईएनजी लगाते हैं तो वो किसी काम के कंटिन्यू होने को जाहिर करता है। तो कंटिन्यू होना इस चीज को ये है कि मोटिवेशन से, तो कॉन्टिन्यूएशन का जो है ना, मोटिवेशन का प्रोसेस सिर्फ एक दफा नहीं है, बल्कि ये कॉन्स्टेंटली करना पड़ेगा। और जो लोग काम कर रहे हैं या जो आपके स्टाफ में है उसको कॉन्टिन्यूसली आपने मोटिवेट करते रहना है, ठीक है, इससे ताकि मुसलसल उसको बैकअप मिलता रहे। अच्छा, उसके बाद आप देखें कि चैलेंजिंग ऑफ मोटिवेशन मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज, कि जो हम मोटिवेशन देते हैं, ये जो मोटिवेटेड एम्प्लॉयज होती हैं, उनका क्या क्या उसमें चैलेंजेस होती हैं। पहली बात तो ये है कि लोग अपने काम की तरफ फोकस नहीं करते, ठीक है। दूसरा, अपनी पर्सनैलिटीज को ग्रूम नहीं करते। नंबर 3 ये है कि लोगों के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होती। नंबर 4 क्या है? एक्सेप्शंस है, कि कई लोग कुछ काम को बेहतर कर सकते हैं। नंबर 5 ये है कि कॉस्ट, इसके अंदर का जो काम कर रहे हैं तो वो उसमें हम देखते हैं कि उसकी कॉस्ट क्या है, यानी कम उस पे कर रहे हैं या ज़्यादा, इस पे उनकी सैलरीज भी आ जाती हैं। और जो वो काम परफॉर्म कर रहे हैं उसके अंदर जो आपका ऑपरेटर्स का और बाकी चीज़ों का खर्च आता है उसको भी इसमें शामिल करते हैं। उसके बाद है इन्वायरमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिस इन्वायरमेंट में आप काम कर रहे हैं वो कैसा है। अगर आपके ऑफिस का या वर्क प्लेस का इन्वायरमेंट अच्छा है तो काम करने का वैसे ही बंदे को लुत्फ आता है।
ठीक है। इन्वायरमेंट आपकी पर्सनैलिटी पे, आपकी काम करने की स्पिरिट पे और आपकी जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है उसके ऊपर बहुत इफेक्ट करता है। अब बैंकिंग में आप जाके देखें कि काम कितना है, कि हर वक्त फिगर्स के साथ काम करना, कैश हैंडलिंग, और ये बहुत मुश्किल काम है। लेकिन अगर आप उनका एनवायरनमेंट देखें कि बेहतरीन सोफिस्टिकेटेड माहौल होता है, इसके अंदर काम महफूज होता है, सामने ग्लासेस लगे हुए हैं, और उसके ऊपर वो जब उस एनवायरनमेंट में काम करता है तो उसकी वर्क कैपेसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। और वर्क कैपेसिटी बढ़ने की वजह से आपकी परफॉर्मेंस भी बढ़ जाती है, ठीक है। उसके बाद है लो सेल्फ कॉन्फिडेंस। कई लोग जो है ना शाय होते हैं, बाई नेचर शाय होते हैं। उन लोगों को प्रॉपर मोटिवेट करके हम लोग उनसे काम ले सकते हैं। वो किसी से पूछना ना पूछ पाते नहीं, उनको पूछते हुए शर्मिंदगी शर्मिंदगी सी महसूस होती है कि नहीं यार मैं क्या पूछूंगा, लोग ये क्या समझेंगे कि मुझे तो काम नहीं आता। तो ऐसी बात नहीं है। उसमें एक मैनेजर का, एक ऑफिसर का एक ये बनता है कि आप उसका जो लो कॉन्फिडेंस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसको आप बूस्ट अप करें, उसको कॉन्फिडेंस दें। और उसके बाद क्या है कि लो एक्सेप्शंस फॉर सक्सेस। स्टाफ के अंदर हम अगर ये चीज़ इंडल्ज कर देंगे कि जी आपने हमेशा कामयाब होना है, हर सूरत में कामयाब होना है, तो वो एक एक्स्ट्रा प्रेशर उसके ऊपर डेवलप हो जाता है। आजकल देखिए ना क्रिकेट का वर्ल्ड कप हो रहा है, कहीं उसके ऊपर आपकी एक्सपेक्टेशन ना किसी प्लेयर के ऊपर बहुत ज्यादा होती है। जैसे बाबर आजम है, बड़ा अच्छा प्लेयर है, आप चाहें कि जी हर मैच में वो 50 या सेंचुरी करे, पॉसिबल नहीं होता। कभी उसके ऊपर जब ज्यादा प्रेशर होता है तो वो जल्दी भी आउट हो सकता है, क्योंकि रिस्क तो है ना। तो बात यह है कि सक्सेस के लिए जरूरी नहीं है कि बाज आपकी कंटिन्यूटी हो, कि बाज़ औक़ात आप कभी परफॉर्म नहीं करते, लेकिन एक वक्त आता है कि जब आप ज्यादा परफॉर्म कर सकते हैं। और इंसान को तवक्कुआत जो है ना अपने उससे वो कम लगानी चाहिए। तो कहते हैं जब आप ज्यादा तवक्कुआत लगा लेते हैं ना तो फिर मायूसी होती है। जब इंसान की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है ना और वो उसको नहीं मिलता, तो फिर वो जो है उसको शर्मिंदगी होती है। फिर ये देखें, ये स्लाइड बड़ी खूबसूरत है, ओवरकम द चैलेंजेस, ठीक है। द 4 ड्राइव्स मॉडल ऑफ एम्प्लॉय मोटिवेशन। ये 4 जो है ना चीजें हैं, ABCD, इसको कहते हैं कि ये है 4 ड्राइव मॉडल ऑफ एम्प्लॉय मोटिवेशन। किसी भी जो एम्प्लॉयज है ना, हमको इसको 4 तरीके से मोटिवेट कर सकते हैं। कैसे? एक्वायर एंड अचीव, कि आपने कोई चीज हासिल की और कामयाब हो गए। दूसरी चीज क्या है कि बाउंड, कि हम मिलकर कोई एफर्ट करते हैं, उससे हमें सक्सेस मिलती है। और तीसरी चीज क्या है? कॉम्प्रीहेंड आ चैलेंज, कि बाज़ औक़ात ये होता है कि लोगों को समझ ही नहीं आ रही होती कि मुश्किलात क्या है। हम लोग गलत डायरेक्शन के अंदर ना अपनी फोर्स लगा रहे होते हैं, अपनी एनर्जीज वेस्ट कर रहे होते हैं। पहले ये समझें कि ये मसला है क्या, और उस मसले को अकॉर्डिंगली हल करने की कोशिश करें। और फिर क्या है कि डिफाइन एंड डिफेंड, कि अगर आपने कोई काम किया है पहले उसको डिफाइन करें, उसको समझाएं, अपने एम्प्लॉयज को बताएं कि एक्चुअली वी वांट दिस थिंग। बहुत सारे लोग मैंने देखे स्टाफ के अंदर जो अपने अफसर से आके ये पूछ ही नहीं सकते कि जी क्या काम हो रहा है, अफसर उन्होंने क्या कहा है। बाज़ अफसर इतने आहिस्ता बोलते हैं कि स्टाफ को वैसे ही उनके पास दोबारा जाते हुए ना परेशानी होती है कि जी उनसे पूछा तो वो डांट देंगे। तो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको बेहतर अंदाज में डिफाइन करें और फिर डिफेंड करें। यानी अगर आपसे अच्छा या बुरा काम होता है तो फिर आप उसको डिफेंड करना आना चाहिए, ठीक है। आप उसको प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है, मैंने ये आपको बताया था कि चैलेंजेस को करने के लिए ना एक एम्प्लॉयज की 4 किस्म की ये है, 1 ABCD, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किए। और उसके बाद क्या है कि ये इसमें कि वी ऑल हैव अ ड्राइव टू एक्वायर एंड अचीव मनी, थिंग्स, प्रेस्टीज, पावर एक्सेट्रा। ये यानी वो चीज़ें हैं कि जिनकी मदद से हम कोई भी अपने ड्राइव को या मॉडल को या स्टाफ को मोटिवेट कर सकते हैं। अब इसके अंदर कुछ टिप्स हैं।
टॉप 10 मोटिवेशन टिप्स। पहली क्या है? पॉजिटिव एटीट्यूड। वो कहते हैं कि जब आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आपके अंदर एक पॉजिटिव वेव्स पैदा होती हैं, और वो पॉजिटिव वेव्स, वो कहते हैं ना, एक बहुत बड़ी खूबसूरत कोटेशन है, हाँ ये मुझे लिख के दिखाइएगा, व्हेन देयर इज विल देयर इज वे, व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे, कि जिस काम करने को आप चाहेंगे, आपका इरादा होगा, वो चीज आपको मिल जाएगी। और उर्दू में इसको क्या कहते हैं? नाच न जाने आंगन टेढ़ा। उर्दू में क्या कहते हैं? नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी अपनी मर्जी नहीं है दूसरों के ऊपर डालना। ठीक है, तो पॉजिटिव एटीट्यूड क्या है? हाँ, इरम एजाज ने जबरदस्त। तो ये क्या है? ये वही चीज है कि पॉजिटिव एटीट्यूड, कि आप किसी भी काम के अंदर पहले से नहीं ना करें, बल्कि पॉजिटिवली कोशिश करें उसको करने की। फिर क्या है? द राइट टूल्स एंड स्किल फॉर द जॉब, कि जो काम आप करने लगे उसके लिए आपके पास महारत भी हो और औजार भी हो। ठीक है, औजार से मुराद, अब देखिए आप रेफरेंस लाइब्रेरियन है, आपके पास रेफरेंस बुक्स ही नहीं है, कहाँ से आप देंगे? आपके अंदर स्किल्स भी है। एक इलेक्ट्रीशियन है, उसको सारा काम आता है, लेकिन क्लास पेचकस नहीं है, तो वो क्या हाथ से खोलेगा तारे को? नहीं कर सकता। तो राइट टूल्स एंड राइट स्किल्स। ठीक है, तो जो काम उसने करना है उसके पास उसके औजार भी हो और उसके पास उसकी महारत भी हो। फिर क्या है जी? 3, ट्रेनिंग इज ऑलवेज गुड, कि जिस काम की आप तरबियत हासिल करते हैं वो आपके लिए बेहतर है। इट कीप्स पीपल अप टू डेट एंड फोर्स्ड ऑन द जॉब, कि वो उसके अंदर महारत पैदा करती है, और एक वक्त आता है कि देखिए एक मुश्किल काम भी आपके लिए आसान हो जाता है। अब आपने कहीं उनको देखा होगा जो ट्रिक्स दिखाते हैं, जगलर्स कहते हैं ना उन्हें, वो कितनी मुश्किल चीजें हैं मैजिशियंस की, जगलर्स की, कि वो बड़ी अच्छी इस तरीके से उसको परफॉर्म कर लेते हैं, और हम बड़े हैरान होते हैं कि यार ये तो इम्पॉसिबल था, इसने कैसे कर लिया? तो क्या है? वो प्रैक्टिस और ट्रेनिंग करते हैं, वो ट्रेनिंग की वजह से उनके अंदर परफेक्शन आती है। उसके बाद क्या है कि ऑफर अ नाइस एंड क्लीन वर्किंग एनवायरनमेंट। ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि जहाँ आपका एनवायरनमेंट अच्छा होगा वहाँ पे बेहतरीन काम होगा। देखिए जो आजकल केसेस होते हैं हेरासमेंट के या बाकी चीज़ें, उसमें एनवायरनमेंट ख़राब होता है, कि लोग जो है ना उनको ड्यू रिस्पेक्ट नहीं देते। अगर रिस्पेक्ट दें तो ऑटोमेटिकली जो है ना ठीक हो जाता है मामला। अगर अच्छा एनवायरनमेंट है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट हो, एक दूसरे को ओन करने की बात हो, तो ये तमाम चीज़ें जो है ना अल्टीमेटली आपके एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करती हैं। उसके बाद क्या है कि लिसनिंग टू योर टीम। कई लोग ऐसे डिक्टेटर होते हैं कि वो दूसरे की बात ही नहीं सुनते, अपनी अपनी बात करते हैं। तो ये चीज़ भी जो है ना आपकी लोगों को डिमोरलाइज करती है। वो ये कहते हैं कि यार ये जो हमारी बात तो कुछ सुनता ही नहीं है, और जो बस वो कहते हैं जो बात करने लगे कहते हैं शट अप, बिल्कुल ही खामोश। तो इससे क्या होता है कि वो दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू जाता नहीं, अल्टीमेटली वो डीमोटिवेटेड होता है। और उसके बाद क्या है? पॉजिटिव इमीडिएट इफेक्ट, कि अगर आपके बस में है, आप कर सकते हैं, अगर किसी को आप रिलीफ देना चाहते हैं तो फौरी तौर के ऊपर उस पर काम शुरू करें, इमीडिएट इफेक्ट के तहत उस पर काम करना शुरू करें, ताकि लोगों के मसाइल हल हो और उनको रियलाइज हो कि ये हमारे साथ कोऑपरेट करें। ठीक है, उसके बाद क्या है? इनकरेज स्टाफ टू ड्रेस स्मार्टली। कहते हैं कि अच्छा लिबास अच्छी शख्सियत का इनेदार होता है। ठीक है, एक्सपेंसिव ड्रेस एक अलग चीज है, ठीक है, लेकिन प्रॉपर ड्रेस होना एक ये अलग चीज है, कि अल्लाह ताला ने जो आपको तौफीक दी है, जिस ड्रेस को आप अफोर्ड कर सकते हैं वो जरूर आप लें। सादगी में और बड़ा फर्क है कंजूसी में और सादगी में। सादगी तो ये है कि आपके पास जो चीज़ है आप अच्छी पहने, ब्रांड की बहुत ज्यादा महंगी ना पहने, लेकिन कम से कम साफ सुथरी तो पहन सकते हैं ना। तो प्रॉपर ड्रेसिंग के साथ अगर आते हैं तो ये आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप करती है, और अल्टीमेटली लोगों का जो आपके बारे में ओपिनियन है वो भी उससे बेहतर होता है। उसके बाद क्या है कि रिमाइंड स्टाफ हाउ देयर वर्क मैटर्स टू द कस्टमर एंड इनकरेज, और हर शख्स को, स्टाफ को ये एहसास दिलाए
کہ آپ کا کام جو ہے وہ ادارے کے لیے اور کسٹمرز کے لیے یا یوزرز کے لیے اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا باقی لوگوں کا. ٹھیک ہے, تو یہ ایک لحاظ سے نا کسی کو اون کرنے کی بات ہوتی ہے, اور ہر شخص جب اپنے آپ کو محسوس کرے گا کہ جی میری بات کی اہمیت بھی ہے, تو وہ ڈیفینیٹلی کوشش کرے گا بیٹر پرفارم کرنے کی. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ افیکٹو ویز ٹو موٹیویٹ امپلائیز. ہم اپنے امپلائیز کو کس طریقے سے بہترین طریقے سے موٹیویٹ کر سکتے ہیں؟ تو کریٹ اے پازیٹیو ورک انوائرمنٹ. وہی بات ہے, انکریز سیلری, ان کی تنخواہ بڑھا دیں تاکہ وہ پارٹ ٹائم جاب کے لیے یا باقی اس کے لیے نہ سوچیں. تیسری چیز یہ ہے کہ سیٹ گولز, ان کو ایک ٹارگیٹ دے دیں کہ یہ ٹارگیٹ آپ کے پاس ہے اور آپ نے اتنے عرصے کے اندر یہ مکمل کرنا ہے, تو وہ اس ٹارگیٹ کے مطابق جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کے بعد کیا ہے کہ بلڈ ٹرسٹ اینڈ رسپیکٹ. ان کے اوپر اعتماد کریں اور ان کو عزت دیں. ٹھیک ہے نا, اپنے اسٹاف کو اعتماد دیں تاکہ وہ دل لگی کے ساتھ کام کریں, اور جب آپ ان کو رسپیکٹ دیتے ہیں تو وہ آپ کی رسپیکٹ بھی کرتے ہیں اور آپ کی بات کو زیادہ توجہ کے ساتھ سنتے ہیں. اور اس کے بعد کیا ہے کہ بزنس پروموشن. جو آپ کا کام کر رہے ہیں اس کے اندر نئی چیزیں ایڈ کریں, کیونکہ ایک کام کر کر کے نا ٹاٹ محسوس ہوتی ہے. جب تک آپ کوئی نئی چیز اپنے روٹین میں شامل نہیں کریں گے تو آپ بور ہو جائیں گے. تو ایک اچھی مینجمنٹ کا یہ کام ہے کہ نئے سے نئے کام جو ہے وہ اسائن کیے جائیں تاکہ اسٹاف کی اس کے اندر دلچسپی جو ہے وہ مینٹین رہے. اس کے بعد ہے انڈرسٹینڈنگ امپلائیز. دیکھیں اپنے جو ماتحت لوگ ہیں, جو آپ کے امپلائیز ہیں, ان کے مسائل کو سمجھیں. ٹھیک ہے نا, صرف اپنی اینک سے ان کو نہ دیکھیں بلکہ ان کے پوائنٹ آف ویو کو بھی سمجھیں کہ کیا ان کے مسائل ہیں اور ان کی کس طریقے سے ہم ہیلپ کر سکتے ہیں. پھر کیا ہے کہ امپروو پروڈکٹیوٹی. جو شخص دیکھیں اس کو آپ نے کام دیا, اس نے بہتر پرفارم کیا, تو آپ اس کو پروموشن بھی دیں اور اس کو آگے کی طرف موو کریں تاکہ اس کی وجہ سے ادارے کی پروڈکٹیوٹی بڑھے. ٹھیک ہے, اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ریڈیوس دی ورک لوڈ. ایک شخص کے اوپر آپ بہت زیادہ کام ڈال دیں گے تو وہ اس کی ایفیشنسی کو ڈسٹرب کرے گا. تو ورک لوڈ جو ہے اس کے اوپر اتنا ہی ہونا چاہیے کہ وہ ایزیلی کام کرے. لیکن پریکٹیکلی یہ کرنا مشکل ہے کیونکہ جو لوگ زیادہ کام کرتے ہیں ان کو زیادہ کام دیا جاتا ہے. میرے سامنے بھی میرے ایک بیٹھے ہیں, وہ کام اچھا کرتے ہیں تو سب کوشش کرتے ہیں کہ جی انہیں کو کام دیں, لیکن ٹیکنیکلی یہ بات غلط ہے کہ جو اچھا کام کرتا ہے اس کو تھوڑی ریلیکسیشن ہو, نہ کہ اس کو زیادہ ہم کام دے کے مزید پریشان کرنا شروع کرتے ہیں. یہ بات جو ہے وہ موٹیویشنل جو تھیوری ہے اس کے اگینسٹ ہے. آپ اس کو اپریشیٹ کریں, اس کو کم کام دیں گے تو وہ زیادہ بہتر پرفارم کرے گا. اس کے اوپر جو ورک لوڈ ہے اس کو کم کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اس کے بعد کیا ہے کہ ریکگنائز اچیومنٹ. جو اس نے اچھی کامیابیاں حاصل کی ہیں اس کے اوپر اس کی تعریف کریں. شیئر پروفٹس. آپ کو کوئی اس سے فائدہ ملتا ہے, کوئی پروفٹ ملتا ہے, وہ بھی اپنے اسٹاف کے اندر شیئر کریں, ان کو بونس دیں اور ان کی سیلری میں اضافہ کریں. جو کچھ آپ ان کی پروموشن کر سکتے ہیں, ان کو اپریشیشن لیٹر دے سکتے ہیں, جو آپ کے ہاتھ میں ہے تو وہ ضرور ان کو دینا چاہیے. اس کے بعد کیا ہے سالیسٹ امپلائی انپٹ, کہ لوگوں سے ان کی آراء بھی لیں. ٹھیک ہے, کہ ہم اس کام کو کس طریقے سے بہتر کر سکتے ہیں. کئی لوگ نا انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں کہ جی میں سینئر ہوں, میں افسر ہوں, تو مجھے پتا ہے کہ بس جو میں نے کہہ دیا وہ ٹھیک ہے. تو ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کا سٹاف ہوتا ہے یا جونیئر ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ یار سنتا تو ہے نہیں, اس سے کہنے کا فائدہ کیا ہے. وہ پھر ایک اچھی رائے دینے کی بجائے خاموش ہو جاتا ہے, اور جس کی وجہ سے الٹیمیٹلی نقصان ہوتا ہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ کو. اس کے بعد کیا ہے کہ پرووائڈ پروفیشنل انریچمنٹ. کہ اگر کوئی شخص ڈیزرو کرتا ہے نا, اس کی پرفارمنس اچھی ہے, کام اچھا ہے, باقی تمام اس کے معاملات بہتر ہیں, تو اس کو پروموشن کرنے میں آپ ہیلپ آؤٹ کریں. ٹھیک ہے, اور پھر کیا ہے پازیٹیو ری انفورسمنٹ. کہ اچھے سٹاف کو, اچھے لوگوں کو اپنی ٹیم میں شامل کریں. اور پھر کیا ہے کہ کراس ٹریننگ. کہ گاہے بگاہے جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہوتی ہے, نیو تھیوریز سبجیکٹ میں آ رہی ہوتی ہیں, اس کی ان کو مختلف ٹریننگ کرائیں. نیشنل انٹرنیشنل کوئی بھی ٹریننگز ہوتی ہے اس کے لیے ان کو نامینیٹ کریں تاکہ لوگ چاہیں, انوائرمنٹ چینج ہوگا, ورک پلیس چینج ہوگی, تو بہترلی ان کے اندر خود بھی امپروومنٹ آئے گی. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد کیا ہے کہ بی ٹرانسپیرنٹ. کہ اس کے اندر آپ شفاف طریقے سے کام کریں, سفارشوں کو نہ مانیں. ٹھیک ہے,
اپنی خوشامد کو نہ مانیں، جو ڈیزرو کرتا ہے اس کو کریں، جو ڈیزرو نہیں کرتا اس کو کبھی بھی نہ بھیجیں. اگر اس کو آپ موٹیویٹ کریں گے، جو ڈیزرونگ لوگ ہیں وہ ڈی مورلائز ہوں گے. موٹیویٹ انڈیویجول رادر دین ٹیم. دیکھیں پوری ٹیم کو اگر آپ موٹیویٹ کریں گے تو وہ اس میں کئی لوگوں کی موٹیویشن نہیں ہوتی. موٹیویشن جو ہے نا وہ انڈیویجول لیول پہ ہوتی ہے. آپ بائی نیم سب کو موٹیویٹ کریں. جیسے آپ دیکھا ہے لیکچر کے دوران میں اکثر اسٹوڈنٹس کا نام لیتا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے کہ جو میرے لیکچر کے دوران مجھے اچھا فیڈ بیک دے رہا ہوتا ہے نا، تو ان کو موٹیویٹ کرنا. تو سیکنڈ ٹائم جو ہے نا وہ آٹومیٹکلی ان کے اندر ہوتا ہے کہ دیکھیں سر نے ہمیں نام لیا، ہمیں انہوں نے یعنی ہمیں کہا کہ آپ یہ کام کریں. باقی اسٹوڈنٹ بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید یہ سب کے چہیتے ہیں، تو ایسا چہیتے نہیں ہوتے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جس کی پرفارمنس اچھی ہوتی ہے نا وہ آٹومیٹکلی ٹاپ پہ آ جاتا ہے. تو یہ ایک مینجمنٹ کا بھی اصول ہے کہ جو اسٹاف اچھا کام کرتا ہے نا وہ سب کا لاڈلا بھی ہوتا ہے اور سب کی نظروں میں بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آج پہلا جو ہے وہ میرا ٹاپک تھا، موٹیویشنل تھیریز. موٹیویشن اور اس کی ضرورت مینجمنٹ میں کیا ہوتی ہے. اچھا جی، نیکسٹ ٹاپک اب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. ہو از اے لیڈر. یہ لیڈر کون ہوتا ہے؟ A person who influence a group of people towards the achievement of goal. جو لوگوں کو قائل کرتا ہے کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، وہ لیڈر ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ہر شخص لیڈر نہیں ہو سکتا. لیڈر جو ہے نا ایک خاص کوالٹی کا نام ہے. لیڈر ایک خاص قسم کی شخصیت کا نام ہے. ٹھیک ہے، اور وہ ہوتا ہے جو کہ انیشیٹو لیتا ہے، بارش کا پہلا قطرہ بنتا ہے، وہ لیڈر ہوتا ہے. اور دیکھیں میں خوبصورت ایک کتاب ہے نکسن کی لیڈرز. ایف پی ایس سی میں مجھ سے پوچھا، یہ 19 گریڈ کا ڈائریکٹر کا انٹرویو تھا، کہ ریسنٹ آپ نے کتاب کون سی پڑھی ہے. میں نے ان کو بتایا کہ سر لیڈرز بائی نکسن. واٹ از دا کریکس آف دیٹ بک؟ تو آئی ٹولڈ کہ سر اٹ از بیسیکلی اے بایوگرافی، autobiography of Nixon, who was the president of America. And he wrote in that book that during the presidentship, he met with 80 plus other presidents of the different country. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو اس کے ایکسپیرینسز تھے وہ اس نے اس کتاب کے اندر شیئر کیے. ایک بات اس بک کو پڑھ کر نہ میرے ذہن میں آئی کہ لیڈر وہ ہوتا ہے جو مشکل حالات سے قوموں کو نکالتا ہے، لوگوں کو نکالتا ہے، اپنے ڈپارٹمنٹ کو نکالتا ہے، اپنے ادارے کو نکالتا ہے. لیڈر ہونا کبھی بھی فیوریبل سرکمسٹانسز کہیں نہیں ملتی. وہ ہمیشہ ایک اپنی جگہ خود بناتا ہے. سب سے بڑے لیڈر اس کائنات کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے آخری نبی. دیکھیے کبھی آپ کو سیرت النبی پڑھیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ جس دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے وہ کیا دور تھا. اخلاقی لحاظ سے جو کسی قوم کے اندر گراوٹ ہو سکتی ہے نا، جس کا سوچا جا سکتا ہے، جس کو امیجن کیا جا سکتا ہے، وہ تمام اس وقت عرب کے معاشرے میں تھی. ہم نے اسلامیات کی کتابوں میں پڑھا ہے نا، اور ہسٹری کی کتابوں میں بھی آپ دیکھ لیں کہ سب سے بڑی برائی کیا تھی کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف جو ہے وہ نیکڈ ہو کر کرتے تھے. عورت مرد وغیرہ سب مخلوق گیدرنگ تھی ان کی. عورت کو سمبل آف سن سمجھا جاتا تھا. بچیوں کو اس ڈر سے کہ کل کو یہ ہماری عزت خراب کریں گی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. شراب نوشی، جوا، رشوت، یہ تمام چیزیں عام تھیں. یہ وہ حالات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کے. اور اس کے بعد پھر دیکھیں آپ نے اس سوسائٹی میں 40 ایئرس اسپینڈ کیے. صدیق میں یہ لیکچر دیکھیں نا، پھر آپ کو آپ نے لنچ کے لیے جانا ہے. جی سر میں تھوڑا باہر. اچھا دیکھیں پھر کیا ہے کہ اس معاشرے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
40 ایئرس گزارے، اس کے بعد آپ نے اپنا ایک ریپیوٹ بنائی کہ لوگوں سے پوچھا کہ آپ نے مجھے کیسا پایا. یعنی آپ سرٹیفکیٹ کن لوگوں سے لے رہے ہیں جو اخلاقی لحاظ سے آخری درجے پہ تھے، اخلاقی لحاظ سے آخری درجے پہ تھے کہ کوئی بھی برائی ایسی نہیں تھی جو ان کے اندر نہ ہو. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 ایئرز ان کے درمیان میں گزارے تو ان لوگوں سے ہی سرٹیفکیٹ لے رہے ہیں کہ مجھے بتائیں کہ مجھے آپ نے کیسا پایا، میرا کریکٹر سرٹیفکیٹ دیں مجھے. تو ان لوگوں نے کیا کہا کہ آپ ہمارے بھائی ہیں اور آپ صادق اور امین ہیں. بہت بڑی بات ہے صادق اور امین ہونا اس معاشرے میں کہ آج تک ہم نے آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا اور کبھی آپ نے ہمیں دھوکہ نہیں دیا، کوئی بات آپ نے غلط نہیں کی. تو پھر کیا ہوا کہ جب دعوت اسلام دی اس کے بعد دیکھیں کہ کیا آپ کے اوپر حالات کیے. آپ کی فیملی کے لوگ، آپ کے خاندان کے لوگ آپ کے دشمن ہو گئے، آپ کو اور آپ کے صحابہ کو کتنی تکلیفیں پہنچائیں. یعنی اس سے کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قدر مشکل حالات کا سامنا کیا، کتنی غربت، کتنی تکلیفیں، کتنی اذیتیں، یہاں تک کہ طائف گئے تو پتھر پڑے، خون سے جوتے جو ہے وہ بھر گئے. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں ایک بہترین لیڈر کے طور پہ اپنے آپ کو پوری دنیا میں منوایا. اور آج ایک فورن آتھر بھی ایک کتاب لکھتا ہے 100 گریٹ پرسنالٹیز آف دی ورلڈ، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نمبر ہے. یہ کیا چیز ہے کہ آپ نے اپنے عمل سے، اپنے کردار سے اس چیز کو ثابت کیا. اور دیکھیں اس کے بعد یہ تو بہت بڑے انسان ہیں، تو ان کے بعد اگر ہم دنیاوی زندگی میں بھی آ جائیں تو آپ کسی بایوگرافیز کو پڑھیں، بایوگرافیز کے اندر آپ کو یہ چیزیں ملیں گی کہ لیڈر ہمیشہ وہ ہوتا ہے کہ جو کہ مشکل حالات سے قوموں کو نکال کے آسانی کی طرف لے کے جاتا ہے. جس میں ہمارے اگر ملک میں بات کی جائے تو حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کنٹریبیوشن کتنی ہے. مسلم لیگ جب بنی اور جو کچھ بر صغیر میں مسلمانوں کے حالات تھے، وہ کن کن حالات کو فیس کر کے انہوں نے پاکستان کی بنیاد رکھی اور پھر پاکستان بنانے اور اس کی ایفرٹ میں شامل ہوئے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اچھے لیڈر کے اندر نا کہا جاتا ہے کہ 3 قسم کی کوالٹیز ہوں. 3 قسم کی کوالٹیز کون کون سی ہیں؟ یہ پہلی ہے پرسن، پیپل، پرپس. یہ 3 جو ہے نا اس کے اندر ہم کہتے ہیں کہ وہ چیزیں یاد رکھنی چاہیے. کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ 3 P's میں کہ پرسن جو ہے وہ بہت بڑا انسان ہوتا ہے، پھر وہ لوگوں کے اوپر حکومت کرتا ہے، اور پھر وہ ایک خاص مقصد کے تحت حکومت کرتا ہے. 3 P's کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، کہ وہ انسان ہوتا ہے، لوگوں کے اوپر ہی حکومت کرتا ہے، اور کسی خاص مقصد کے لیے لوگوں کے اوپر حکومت کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک چیز لیڈر یہ یاد رکھنی چاہیے. لیڈر کو خلائی مخلوق نہیں ہوتی، لیڈر جو کوئی فرشتہ نہیں ہوتا. لیڈر جو ہے وہ کسی خاص مقصد کے لیے آتا ہے، اس کو کوئی مشن ہوتا ہے، کوئی ویژن ہوتا ہے. پرسن میں کیا آتا ہے کہ از لیڈرشپ اپوزیشن آف آفیسر اور اتھارٹی، کہ اس کے پاس ایک آفیسر بھی ہو سکتا ہے یا کوئی اتھارٹی ہو سکتی ہے. ہاں جی عمران خان، کیا پوچھا آپ نے؟ نہیں. اچھا، اس کے بعد کیا از لیڈرشپ از این ایبلٹی in the sense that he is a leader because he leads، یا اس میں ایسی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو لیڈ کر سکتا ہے. میں نے کہا تھا نا کہ ہر شخص لیڈر نہیں ہو سکتا، یہ گاڈ گفٹڈ ایبلٹی ہوتی ہے انسان میں. ٹھیک ہے. آپ بھی دیکھیں، آپ کا اب 50-60 لوگوں کا یہ گروپ ہے، اس کے اندر سے کچھ لوگ نا اپنے کوالٹیز کی وجہ سے نا گروپ لیڈر بن جاتے ہیں، گروپ ایڈمن بن جاتے ہیں، اور وہ تمام لوگوں کو فیسلیٹیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، تمام لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ چیز ان کو کسی نے کہی نہیں ہوتی، وہ خود سے انیشیٹو لے لیتے ہیں اور باقی لوگوں کے لیے بینیفیشل ہو جاتے ہیں. یہ کون ہوتے ہیں یہ لوگ؟ دیکھیں نا، ان کے اندر خود سے یہ کوالٹی ہوتی ہے. اسی طریقے سے ایک آفیسر، میں نے ایک نا نیشنل جیوگرافی کے اوپر ایک دیکھی ڈاکومنٹری،
जिसके अंदर ना एक पूरा शेरों का एक पूरा 8-10 शेर, पूरी एक फैमिली होती है। वो एक जगह पे पानी पीने के लिए गए होते हैं, भैंसे, बफलोस, उनके ऊपर अटैक करते हैं। अब देखिए कि वो तादाद में कितने हैं, 8-10 हैं। बफलोस कितने हैं, उनकी तादाद तकरीबन 100 प्लस है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है कि उनके अंदर एक होता है जिसमें लीडर होता है। वो क्या करता है कि उन तमाम के साथ आके ना अपने सीखों की मदद से लड़ना शुरू करता है। जो भी जहां से अटैक करने लगते हैं वो दौड़ के जाता है और उनको सामने से हटा देता है। वो अकेला शख्स, अकेला वो जो जानवर है, उसने 5, 7, 8 लॉयंस को जो है ना वो इंगेज किए रखा। अल्टीमेटली हर चीज की एक एनर्जी लेवल होती है ना, और उसको देखकर कुछ लोगों को मोटिवेशन हुई, और कुछ और जानवरों को, कुछ और बफलोस को, और उन्होंने फिर उसको ज्वाइन किया। और ज्वाइन करने के बाद क्या किया कि अल्टीमेटली वो तमाम अपने जो उसका था रेवट था उसको बचा के निकालने में कामयाब हो गया। तो देखिए, अब उसके अंदर ये एबिलिटी कहाँ से आई कि उसमें लीडरशिप थी, कि ना सिर्फ उसने अपने आप को बचाया बल्कि अपने पूरे के पूरे जो उसका था रेवड़ था उसको भी वो बचा के कामयाबी से निकल गई। ठीक है, तो बात ये है कि ये अब उसमें क्वालिटी अल्लाह ताला ने गॉड गिफ्टेड है। देखिए बाकी भी तो बफलोथिस थे, उतनी ही ताकतवर थे जितना वो था, लेकिन उसके अंदर अल्लाह ने ये हिम्मत रखी थी कि उसने उनका सामना किया और कामयाब हो गया। नेक्स्ट देखिए, अ लीडर बाय इट्स मीनिंग इज वन हु गोज फर्स्ट एंड लीड्स बाय एग्जांपल। शख्स वो होता है जो इनिशिएटिव लेता है और अपनी मिसाल कायम करता है। मैंने कहा था ना, बारिश का पहला कतरा, और उस जानवर की तरह पहला वो शख्स जिसने जाके सबसे पहले उनके साथ जो है वो लड़ा और बाकी लोगों को मोटिवेटेड किया, और बाकी लोग भी जब उनको अपनी ताकत का एहसास हुआ उन्होंने भी शेरों को वहां से भगा दिया। ठीक है, टू बी अ लीडर अ पर्सन मस्ट हैव अ डीप रूटेड कमिटेड टू द गुड दैट ही विल। एक लीडर के लिए जरूरी है कि उसकी बुनियादें मजबूत हों। बुनियादें मजबूत से क्या है कि उसके पास सॉलिड नॉलेज हो, सॉलिड बेस हो, और वो मेहनत करके और अपनी सलाहियतों से अपने आप को लीडर साबित करे। और किसी खास पर्पस के लिए भी किसी को लीडर बनाया जा सकता है। और रिक्वायरमेंट फॉर लीडरशिप इज पर्सनल विजन। एक शख्स का विजन जो है वो बहुत जबरदस्त होता है, और उस विजन के तहत जो है वो उसमें एबिलिटी होती है कि वो आने वाली चीजों को पहले से विजुअलाइज कर सकता है। तो पहले से विजुअलाइज कर लेता है और उसको अंदाजा हो जाता है कि क्या सही है क्या गलत है, और ये है कि पहले से चीजों को ना विजुअलाइज कर लेता है। उसको अंदाजा हो जाता है कि क्या खुदा ना हालात पेश आ सकते हैं, और वो लोगों को पहले से उसके बारे में इंटीमेट कर लेता है, पहले से अपने आप को तैयार करता है। आजकल वो ड्रामा जिसकी मैंने पहले भी कहा था, जो उस्मान ये आ रहा है सल्तनत उस्मानिया का ऑटोमन एम्पायर के हवाले से, इसमें देखिए कई चीजें ना, जो सरदार है उस्मान, उसके जहन में कई चीजें आती हैं, तो वो पहले से चीजों को विजुअलाइज करता है। उसकी कॉमन सेंस, उसकी एबिलिटीज, उसका थिंकिंग प्रोसेस वो बाकी लोगों से डिफरेंट होता है। ठीक है, और वो डिफरेंटली सोच रहा होता है। तो एवरी एसेंस ऑफ लीडरशिप इज दैट यू हैव टू अ विजन। आपका अपना एक विजन होना चाहिए। यू कॉन्ट ब्लो एन अनसर्टेन ड्रम। और फिर आपका जब अपना विजन होता है ना, तो आप किसी की बांसुरी के या किसी की बीन के पीछे नहीं लगते। लोग कुछ भी कहते रहे, आप अपने ज़हन के अंदर सोच के ना उसके मुताबिक चलते हैं। इसीलिए ना लीडर के ऊपर बहुत सारी जो चीजें हैं तो इफेक्ट नहीं करती। वो अपने मिशन में, अपने विजन में, अपने परफॉर्मेंस में इस कदर ज्यादा कमिटेड होता है कि उसको छोटी छोटी चीजें और ये मसले इफेक्ट ही नहीं करते। अच्छा, आप ये देखें कि कुछ लोग बाकी लोगों से किस तरीके से जो है वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, किस तरीके से डिफरेंट होते हैं। पहला क्या है कि वो परसुएशन स्किल्स।
वो किसी चीज को ना परसू बहुत अच्छा करते हैं, एक काम से में लगा दिया तो वो जिम्मेदारी के साथ वो काम कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। फिर क्या है लीडरशिप स्टाइल, कि उनका हुक्मरानी करने का तरीका बड़ा अच्छा होता है। आज भी देखे ना, लोग को याद करते हैं, जिया को याद करते हैं, कायद आजम को याद करते हैं, या जो अच्छे लियाकत अली खान को याद करते हैं। ठीक है, आखिर इन लोगों में कुछ लीडरशिप क्वालिटीज थी जिनको लेकर इन्होंने एक अच्छे तरीके से हुक्मरानी की। मैं एक मिसाल देता हूँ मेरी बात से, क्योंकि पॉलिटिकल इशू ऐसा होता है कि कोई एग्री करता है, कोई डिसएग्री करता है, लेकिन जो कायद आज़म की बात आप कर रहे हैं, इनके अंदर लीडरशिप एक स्टाइल था। उस वक्त भी बहुत सारे लोग थे ना मुस्लिम लीग में, और इनसे पहले से थे, लेकिन जो कायद आज़म के अंदर सलाहियत थी वो उन लोगों में नहीं थी। और उन्होंने मुसलमानों को यूनाइट भी किया, ब्रिटिश के साथ बड़े अच्छे तरीके से नेगोशिएट भी किया, और उन्होंने उनको कई बेनिफिट्स देने की कोशिश की, कई उनको लालच देने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी और अपने मिशन के साथ वो स्टिक रहे। अल्टीमेटली अल्लाह ताला ने उनको कामयाब किया। फिर क्या है पर्सनल एट्रीब्यूट ऑफ लीडरशिप, कि कई लोगों के अंदर ना, मैंने जैसे कहा कि गॉड गिफ्टेड एंड बाय बर्थ सलाहियतें होती हैं लीडर बनने की। आप कुछ भी ना करें, बच्चों में देख लें, बच्चों के दरमियान एक बच्चा ऑटोमेटिकली सब बच्चों को अपने पीछे लगा देता है। क्या है? दैट इज व्हाट हिज एबिलिटी, कि वहां तो कोई नॉलेज नहीं है, कोई चीज नहीं, उसके अंदर एक एबिलिटी है कि वो, हम जैसे क्रिकेट वगैरह बचपन में खेलते थे तो कुछ लोग कहते थे कि जी इसको कप्तान बना दें। वो ये है कि उन्होंने देखा कि ये बंदा खुद भी अच्छा खेलता है और हमें भी अच्छा खिला सकता है, सही वक्त पे सही डिसीजन करता है, और ये शख्स जो है एक अच्छा कैप्टन हो सकता है। तो ये चीज होती है कि ऑटोमेटिकली लोग रियलाइज करना शुरू करते हैं कि ये हमारा लीडर होना चाहिए, और उसको एक्सेप्ट कर देते हैं मेंटली तौर के ऊपर। फिर क्या है टू बी अ लीडर वन मस्ट हैव फॉलोअर्स। देखिए लीडर बंदा कब बनेगा? जब उसके फॉलोअर्स होंगे। इसलिए तो वही मिसाल होगी, एक शख्स आके कहता है कि हाँ जी, कहता है जी मैं जो है दौड़ में फर्स्ट आया हूँ। कहता है अच्छा, बड़े लोग खुश होते हैं जी, बड़ी अचीवमेंट है। कि जी कितने लोग थे? कहता है मैं अकेला था। तो अकेले में फर्स्ट आना तो बड़ा आसान काम होता है। तो बात यह है कि लीडर तो वो होता है कि जिसके पीछे ना कई फॉलोअर्स हों, लोग उसके काम की वजह से उसके पीछे लगे हों। ठीक है, और कई लोग ऐसे लीडर बने हुए हैं कि अपनी पार्टी के खुद ही लीडर हैं। एक ही सीट, एक ही बंदा, एक ही, तो ये भी लीडर होते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पीछे पूरी पूरी कौम लगी होती है। नेल्सन मंडेला की बात कर लें, देखिए पूरी साउथ अफ्रीका की आवाम उसके पीछे है। इस तरह तुर्की का जो इस वक्त प्रेसिडेंट है तैयब उर्दुगान, फौज ने उसको हटाना चाहा लेकिन अवाम ने सड़कों पे आके रोका। इसी तरह मलेशिया का, इंडोनेशिया का महातीर मोहम्मद, उसके पीछे देखिए कितने लोग हैं कि जिन्होंने, तो ये क्या है, ये लीडरशिप है कि लोग उनको पसंद करते हैं एज ए लीडर। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ऐसे लोगों की तादाद कम है जिसको हम लीडर कह सकें, और क्योंकि हर बंदे का एक अपना विजन है, और पता नहीं किस बेस पे वो किसी को लीडर मानते हैं। हर बंदे का एक अपनी सोच है, मैं खैर पॉलिटिकल बात नहीं करूँगा। हर बंदे की अपनी फीलिंग्स होती हैं, और देखिए किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहिए, अपनी उसकी अपनी सोच है, फ्रीडम है उसके लिए। लीडरशिप है क्या? लीडरशिप इज अ प्रोसेस बाय विच अ पर्सन इन्फ्लुएंस अदर टू accomplish an objective and directs the organization in a way that make it more cohesive and coherent. देखिए अगर हम सेंस इसमें बात करें, अपने कॉन्टेस्ट में, प्रोफेशन के कॉन्टेस्ट में बात करें, तो लीडरशिप जो है ना एक पर्सन, एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें एक शख्स अपने मकासद हासिल करने के लिए, इदारे के मकासद हासिल करने के लिए लोगों को यूनाइट करे और डायरेक्ट करे। ठीक है, ताकि उस इदारे के अंदर एक डिसिप्लिन पैदा हो, कोहेसिव एंड कोहेरेंट, यानी चीजों को आपस में जोड़ के रखे, मिला के रखे। ये है क्वालिटी लीडरशिप की। ठीक है, अब हर चीज का उसको पता हो, नॉलेज हो, और उसको तमाम उसके ऊपर अब देखिए ना, लाइब्रेरी में मैंने आपको बताया था कि 5 सेक्शन होते हैं।
अब अच्छा डायरेक्टर कौन होगा? जिसको पांचों सेक्शन के हवाले से इंफॉर्मेशन होगी, उनमें से कोई भी शख्स आके उससे डिस्कस करता है तो वो उसको डिटेल के साथ गाइड कर सके कि कौन कौन से काम वो कर सकता है। ठीक है, तो ये लीडरशिप क्वालिटी होती है। लीडर्स कैरी आउट हिज प्रोसेस बाय अप्लाइंग देयर लीडरशिप नॉलेज एंड स्किल्स। उसके पास दो चीजें जरूर होनी चाहिए, नॉलेज हो और स्किल्स हो। जिसके पास नॉलेज नहीं है वो भी लीडर नहीं हो सकता, और जिसके पास स्किल्स नहीं है वो भी लीडर नहीं हो सकता। और जो कुछ शख्स इन दोनों चीजों से मुबर्रा है कि नॉलेज भी नहीं है, तो वो एक ऐसा लीडर होता है जो कि वक्ती तौर पे तो किसी उसमें बच जाता है, लेकिन अल्टीमेटली जो है ना उसके अंदर ट्रेड्स जो होती हैं, जो टैक्टिक्स होती हैं, वो नहीं होती, और वो अपनी चालाकी से, होशियारी से, अय्यारी से, मक्कारी से तो बाज़ औक़ात लीडर बन भी जाता है और कौम का बेड़ा गर्क कर देता है। और उसके बाद क्या होता है कि फैक्टर्स ऑफ लीडरशिप, इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है सिचुएशन और एक होती है कम्युनिकेशन। सिचुएशन देखिए अच्छी या बुरी हो सकती है, ठीक है, उन दोनों हालात के अंदर वो बेहतर डिसीजन मेकिंग करे, लोगों को मोबिलाइज आपस में यूनाइट करके रखे। और कम्युनिकेशन क्या है कि उसकी स्टाफ के साथ और बाकी लोगों के साथ कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतरीन होनी चाहिए, ताकि वो अपनी बात दूसरों को समझा सके और अपने इदारे के और अपने मकासद को हल कर सके। और दूसरा उसकी कम्युनिकेशन जो है वो बेहतरीन होनी चाहिए। एक लीडर की क्वालिटीज में ये चीजें शामिल हैं। अच्छे जो फैक्टर्स ऑफ लीडरशिप, वो चीजें जो कि लीडरशिप को इफेक्ट करती हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं? पहला है कि यू मस्ट हैव एन ऑनेस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हु यू आर। ईमानदारी से इंसान को पता होना चाहिए कि वो खुद क्या है। हर बंदा अपने बारे में बेहतरीन जानता है, फिर उसको अपने इल्म का भी पता होता है और उसको अपनी काबिलियत का भी पता होता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। टू बी सक्सेसफुल यू हैव टू कंसीव योर फॉलोअर्स, कि आप अपने जो मतहत लोग हैं या जिन्होंने आपको फॉलो करना होता है, उनके बारे में भी जो है ना आपको पता होना चाहिए कि उनका लेवल क्या है। नॉट योर सेल्फ ऑफ योर सुपीरियर्स, दैट यू आर वर्दी ऑफ बीइंग फॉलोड। और फिर उसको पता होना चाहिए कि लोग मुझे क्यों फॉलो करें, ठीक है। और उसके बाद फॉलोअर्स कौन होते हैं, लीडर कौन होता है, जिसके ये पता हो कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे अंदर क्या काबिलियत है, ईमानदारी के साथ सारी चीजें ये पता हो। और दूसरा ये क्या है कि उसको अपने फॉलोअर्स का भी इल्म हो और उसको बताए कि किस चीज़ के अंदर वो लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्या मेरे अंदर ऐसी क्वालिटीज़ है कि लोग मुझे जो है वो दूसरों से सुपीरियर महसूस करते हैं। उसके बाद देखें फॉलोअर्स को क्या हो कि डिफरेंट पीपल रिक्वायर डिफरेंट स्टाइल ऑफ लीडरशिप, कि कई लोगों को मुख्तलिफ लोगों की कुछ बातें अच्छी लगती हैं, कोई पर्सनैलिटी से मुतासिर होते हैं, कोई नॉलेज से मुतासिर होते हैं, कोई जो है उसकी कम्युनिकेशन से मुतासिर होते हैं, और कोई ख़ास सिचुएशन के अंदर उसकी जो परफॉर्मेंस होती है उससे मुतासिर होते हैं, कि उसने यार मुश्किल हालात के अंदर भी बेहतरीन डिसीजन किए, अपना काम एंड कूल रहा, अपना कॉन्फिडेंस में रहा और उसने बहुत अच्छा डिसीजन लिए, जिसकी वजह से हमारे ऊपर से ये परेशानी ख़त्म हो गई। अब जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स कई लोगों की जो है बहुत अच्छी होती है, वो इतने अच्छे डिबेटर हैं। अब देखिए यूएस का जो प्राइम मिनिस्टर था ना, बराक ओबामा, उसको जो प्रेसिडेंशियल बना ना अमेरिका का टूर टेन्योर के अंदर, यानी 8 साल वो प्रेसिडेंट यूएस से रहा, उसके अंदर एबिलिटी क्या थी कि वो स्पीकर बहुत अच्छा था, ठीक है ना, डिबेटर बहुत अच्छा था। और जब उसको मुख्तलिफ उसके ऊपर उनकी डिबेट्स होती थी तो उसके अंदर वो बड़े अच्छे तरीके से कन्विंस करता था। हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है इसके अंदर भी जो है कम्युनिकेशन स्किल बहुत बेहतरीन है, कि यूएनओ में गया तो वहाँ बेहतरीन स्पीच की, इसके अलावा आवाम से जब स्पीच करते हैं तो बहुत अच्छी स्पीच करते हैं। तो यानी ये उनके अंदर एक सलाहियत है कि वो बड़ी अच्छे तरीके से, बहुत अच्छा डिबेटर भी है और बहुत अच्छा जो है मोटिवेशन स्पीकर भी है। तो ये हर शख्स को अल्लाह ताला ने कुछ सलाहियतें दी होती हैं। उसके बाद देखिए 7 सीक्रेट्स ऑफ इंस्पायरिंग लीडर, 7 चीजें जो कि उसमें होनी चाहिए जो इंस्पायर करती हैं।
नेविगेट अ कोर्स ऑफ एक्शन, नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी एवर हैव, यानी अगर उसकी 7 किस्म की चीजें हैं। नेविगेट अ कोर्स ऑफ एक्शन, कि वो लोगों को ये बताता है कि घबराना नहीं है, ठीक है। नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी एवर हैपेंड विदाउट अ लीडर आर्कुलेटिंग अ विजन, अ कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है। वो ये कहता है लोगों को कि मुश्किल से मुश्किल काम में कहता है कि आप कर सकते हैं, यू कैन डू, आप बस मेरी बात माने, आप कर सकते हैं, मेरे पास इसका सोल्यूशन है। आप, यानी लोगों को वो इस तरीके से हैपन करता है, यानी करता है कि उनको मोटिवेट करके अपने पीछे लगाता है और कहता है कि आपने परेशान नहीं होना, हम ये कर सकते हैं। और ये कि बहुत बड़े जबरदस्त लीडर की क्वालिटी होती है कि लोगों को अपने पीछे लगा रहे हैं। उसके बाद क्या है कि सेल्फ बेनिफिट्स, ठीक है। रिवार्ड और रिस्क दोनों चीजें होती है ना, रिस्क लेंगे तो रिवार्ड मिलेगा। मैं एक बात किया करता हूँ कि जब आप क्रीज से बाहर निकल के हिट मारने की कोशिश करेंगे तो सिक्सर लगेगा ना, जब आप डिफेंड होके विकेट के ऊपर ही खड़े रह के और बॉल को रोकने की कोशिश करेंगे तो सिक्सर तो नहीं लगेगा ना। रिवार्ड और रिस्क आपस में लाजिम मंसूब है। रिवार्ड लेने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा, रिस्क के बगैर जो है ना आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। और ये लोगों को एहसास दिलाता है, वो सेल करता है दी बेनिफिट्स, कि जी आप ये थोड़ी सी तकलीफ उठाएं, उसके बाद आपको आसानी मिलेगी, इसका आपको रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। तो ये एक लीडर की पेंट अ पिक्चर, वो आपको ख्यालों की दुनिया में ले जाके ऐसे ऐसे बाग दिखाएगा, ठीक है, कि आपको विजुअलाइज करेगा कि जी ठीक है, सब कुछ बेहतरीन हो जाएगा, ये इदारा इतना फ्लोरिश करेगा, ये डिपार्टमेंट इतना तरक्की करेगा कि यहाँ पर ये फैसिलिटी भी होगी, ये भी होगी, फला भी होगा, टीम भी होगा, जो नया पाकिस्तान बनेगा उसके अंदर जो है वो सब कुछ होगा, लॉ होगा, जस्टिस होगा उसके अंदर, और वहाँ पे एहतसाब होगा, वहाँ पे जो है कीमतें बड़ी कम होंगी और लोग दुनिया से पाकिस्तान की तरफ आएंगे। दिस इज का है पेंट अ पिक्चर, कि आप ऐसी तस्वीर बना के पेश करें कि जिससे लोग इम्प्रेस हो जाए। इट इज ऑल्सो लीडरशिप क्वालिटी, कि आपको लोगों के ज़हन में कोई चीज नहीं है, आपने उनको ऐसी एक तस्वीर बना के पेश की कि ये कमाल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि गुड लीडर आर मेड नॉट बॉर्न। ये भी अच्छी चीज है कि इंसान अपनी मेहनत से, अपनी सलाहियत से अच्छे लीडर बनते हैं, क्योंकि जब वो पैदा होते हैं तो हर चीज सीख के पैदा नहीं होते। कुछ क्वालिटीज ऐसी हैं जो इंसान के अंदर बाई बर्थ होती है, अल्लाह ताला ने रख के उनकी सलाहियत में भेजा होता है। लेकिन अक्सर क्वालिटीज ऐसी हैं जो कि एक शख्स अपनी मेहनत से अचीव करता है। गुड लीडर डेवलप थ्रू अ प्रोसेस, कि अच्छे लीडर जो है एक वक्त गुजरने के बाद जो है बनते हैं, और हमेशा उनके अंदर एक चीज होती है, यस आई कैन, कि मैं कर सकता हूँ, यानी एतमाद उनके अंदर इतना ज्यादा होता है कि वो किसी भी काम को कर सकते हैं, ठीक है। उनमें किसी भी काम करने की सलाहियत होती है और वो कोशिश करके अपना काम मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं, और यही कॉन्फिडेंस जो है उनका उनको तरक्की की तरफ लेकर जाता है। अब ये देखें, जो मैं टेक्निकल उसकी बात कर रहा हूँ, तो कुछ स्किल्स ऐसी हैं जो कि आपके अंदर प्रोफेशनली भी होनी चाहिए। मैं अपने प्रोफेशन LIS की बात कर रहा हूँ। इसके अंदर मैंने आपको एक टर्म बताई थी, वो क्या थी? पोस्ट कॉल, ठीक है। ये हमने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ी थी ना। ये एक प्रोफेशनल जो लाइब्रेरियन हो या प्रोफेशनल कोई हो, इंचार्ज हो, हेड हो, लीडर हो, उसके अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए कि ही इज अ गुड प्लानर, ही शुड बी अ गुड प्लानर, गुड ऑर्गेनाइजर, गुड स्टाफ मैनेजर, गुड डायरेक्टर, गुड कोऑर्डिनेटर, गुड रिपोर्टर एंड गुड फाइनेंशियल एक्सपर्ट या बजट मेकर। ये तमाम उसकी प्रोफेशनल स्किल्स हैं। इसके अलावा एक प्रोफेशनल में क्या कौन कौन सी होनी चाहिए, वो ये भी है इसकी, उसको हम कहते हैं CG बा। ये क्वालिटीज भी प्रोफेशनल में होनी चाहिए।
he should be a good supervisor. I say he should be a good instructor. G say he should be a good guider. I say he should be a good informator. He is a good bibliographical expert, or he can appraisal all the professional work. देखिए इनको हम एज ए प्रोफेशनल क्वालिटीज शामिल कर सकते हैं। जी जबरदस्त। इनके तमाम को आप इस रेफरेंस में ही कैन सुपरवाइज दी लाइब्रेरी वेरी वेल, ही कैन इंस्ट्रक्ट दी लाइब्रेरी यूजर्स, ही कैन गाइड द लाइब्रेरी स्टाफ, he can provide information to the library users, he can compile bibliography, ठीक है, और appraiser he appraise all the activities going on in the library। ये तमाम क्वालिटीज क्या है एक लाइब्रेरियन में। बाजू का क्वेश्चन ये पूछ देते हैं कि व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ लाइब्रेरियन एज अ लीडर। जब लाइब्रेरी के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो ये तमाम क्वालिटीज आप उसमें डाल सकते हैं। जब पर्सनल क्वालिटीज की बात करेंगे तो उस पर भी मैं कुछ चीजें आपको बता दूं। तो ये सायरा आप साथ साथ लिखती रहे कि पहली पहली देखें क्वालिटी इंसान के अंदर क्या होती है कि ही इज अ गुड गुड स्पीकर होना चाहिए, ठीक है। नंबर 2, गुड कम्युनिकेटर, गुड कम्युनिकेटर। तीसरी चीज गुड निगोशिएटर, ठीक है, गुड कम्युनिकेटर, गुड निगोशिएटर। उसके बाद गुड डिसीजन मेकर, गुड डिसीजन मेकर। उसके बाद क्या है कि हैंडल द प्रेशर सिचुएशन, हैंडल प्रेशर सिचुएशन। उसके बाद क्या है कि गुड पर्सनैलिटी, ये गॉड गिफ्टेड भी होती है और कई लोग जो है ना अच्छी ड्रेसिंग से, अपनी मेहनत से अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर तौर पे बना सकते हैं। प्रेशर बेटा, प्रेशर सिचुएशन, सैयदा जवेरी, ये प्रेशर सिचुएशन है, ठीक है, इम्प्रेसिव नहीं, प्रेशर सिचुएशन, जो मुश्किल हालात होते हैं ना उसकी बात की मैंने। उसके बाद देखें कि इसमें और कौन सी क्वालिटी होती है। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। उसके बाद आप ये देखें कि उसमें ये होती है कि सफिशिएंट नॉलेज ऑफ द प्रोफेशन, सफिशिएंट नॉलेज ऑफ द प्रोफेशन, प्रोफेशन का नॉलेज उसका सफिशिएंट होना चाहिए। फिर रेडी फॉर चेंज, टेक्नोलॉजी को इंडक्ट करना है, न्यू टेक्नोलॉजीज को इंक्लूड करना है, उसका उसको नॉलेज भी हो। ऑफ द प्रेशर नहीं बेटा, प्रोफेशन, sufficient knowledge of the profession, sufficient knowledge of the profession। कोई बात नहीं, हम उसको सब्जेक्ट का, अपने प्रोफेशन का नॉलेज होना चाहिए। और फिर मैंने बताया कि रेडी फॉर द चेंज, कि वो तब्दीली के लिए तैयार हो। ठीक है, हाँ। उसके बाद हाँ बिल्कुल अब ठीक हो गया, रेडी फॉर द चेंज, सफिशिएंट नॉलेज ऑफ द प्रोफेशन। उसके साथ साथ आप उसको कहें कि आप उसको कह दें कि उसके अंदर जो है ना एक नेचर में जस्टिस होना चाहिए, कि लोगों के साथ ना इंसाफ से पेश आए, जस्टिस को मेंटेन करें। और उसके बाद देखें कि फिगर हेड हो, फिगर हेड, फिगर हेड का मतलब ये होता है कि वो नुमाया नजर आए। एक लीडर को ना
होना चाहिए कि पता चले कि वाकई लीडर है, फिगर हेड हो, शाबाश। उसके बाद आप ये देखें कि उसको ना अपने, कि ही कैन कन्वे द स्टाफ पॉइंट ऑफ व्यू टू द एडमिनिस्ट्रेशन, स्टाफ के पॉइंट ऑफ व्यू को एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचा सके। और फिर उसमें देखें, ही शुड बी एन ऑनेस्ट, ईमानदार हो, he should be an honest। और नेक्स्ट देखें, विजनरी होना चाहिए, he should be विजनरी, उसका विजन हो कोई, ठीक है। विजन होगा तो वो कुछ चीज करेगा ना, जब उसके पास विजन ही नहीं है तो फिर उसने क्या करना है। और उसके बाद क्या है कि टारगेट ओरिएंटेड होना चाहिए, ही शुड बी टारगेट ओरिएंटेड, कि अपने लिए टारगेट सेट करे और उन टारगेट्स के मुताबिक काम करे। और उसके बाद देखें, ही कैन परफॉर्म, he can perform his duties during unfavorable conditions। ठीक है, फेवरेबल कंडीशंस में तो सब काम करते हैं ना, अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर काम करना एक लीडर की क्वालिटी होती है। ठीक है, और उसके साथ ये है कि उसको अपना नॉलेज, उसका जो है वो अपडेट होना चाहिए, अप टू डेट नॉलेज अबाउट द प्रोफेशन। देखिए, मैंने काफ़ी चीज़ें आपको बताई। अब ये क्वेश्चन मेरे ख्याल है अगर एग्जाम में आ गया तो आप बहुत डिटेल के साथ इसके ऊपर बहुत अच्छा लिख सकते हैं। तो ये बिल्कुल कॉमन चीज़ें हैं, प्रैक्टिस की चीज़ें हैं, इसको समझ के अगर पढ़ें तो बड़ा अच्छा एक सब्जेक्ट है। और इस तरीके से देखिए, एक मैनेजर के अंदर ये तमाम चीज़ें आ सकती हैं, स्लाइड से भी आपको हेल्प होगी। और बाकी जो मैंने आपको बाद में पॉइंट्स जो मेरे जहन में थे मैंने आपको बताए, और माशाल्लाह आपने सब ने लिख लिए और एक दूसरे से शेयर भी कर लिए। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको मेंटली तौर पे प्रिपेयर करेंगी, कि मेरा ख्याल है कि इसमें अभी भी अगर आपसे कहा जाए तो आप लोग काफ़ी कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आज आपके दो टॉपिक थे जो हमने कॉम्प्रिहेंसिवली कोशिश की कि उनको कवर करें। सेशन में 4 मिनट्स बाकी हैं, आपके सामने भी टाइमर आ रहा होगा। तो इंशाल्लाह जी, बाकी ये है कि इंशाल्लाह आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। Due to your very good subject, sorry, thank you very much for your compliment। अपने एक्सपीरियंस से, अपने नॉलेज से जो कुछ मुझे पता है मैं आपको डिटेल के साथ समझा दूँ, बता दूँ। तो बाकी अच्छा है आप लोगों का फीडबैक भी। और इंशाल्लाह बाकी हमारी 3 डेज क्लासेस हैं, उसमें जो बाकी रिमेनिंग टॉपिक हैं उसको भी मैं कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करने की कोशिश करूँगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो अभी आप कर सकते हैं, 3 मिनट्स बाकी है हमारे सेशन टाइम कंप्लीट होने में। आवाज़ आ रही है मेरी आपको ना? तो ये है कि इंशाल्लाह आप इसको स्लाइड्स को अच्छी तरीके से पढ़ें। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आता है तो फिर आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। वैसे मैंने कोशिश की है कि कॉम्प्रिहेंसिवली सारा आपको बता दें। महमूद इकबाल जी।